अरे कौन करता है ऐसा? बहू तो घर की इज्जत होती है। मान और सम्मान जिसे दिया जाता है उसी की नीलामी। मामला कुछ समझ में नहीं आया। अरे क्या हो रहा है? इस घर में क्यों किसी को कोई शांति नहीं है? माँ, पता नहीं भगवान ने क्या सोचकर मुझे इस भिखारियों के घर में पैदा कर दिया। और नहीं तो क्या माँ, आपकी और पापा की औकात नहीं थी तो क्या जरूरत थी बच्चे पैदा करने की? तभी बहू आ जाती है हाथ में मुरमुरे लेकर। ये लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। ऐसा नहीं बोलते आप लोग। माँ जी को क्यों हमेशा सुनाते रहते हैं? लो आ गई महारानी। क्या है ये नाश्ते में? 20 रुपए के 4 किलो वाले मुरमुरे। भाई पता है, मेरी एक दोस्त है ना, उसके घर में तो नाश्ते में जो जो सामान बनता है बंदा देखता ही रह जाए। हाँ यार, मैंने भी YouTube देखा है। क्या क्या नहीं है दुनिया में खाने और घूमने के लिए। लेकिन इन गरीबों के घर पैदा होकर तो कर्म ही खराब हो गया। सास बच्चों की बात सुनकर अकेले में रोया करती थी। बहू रीना सब देखती, लेकिन क्या करती, सास का रोना उससे देखा नहीं जाता था। फिर एक रोज, माँ वैसे ये घर बेचकर हम लोग सिविल लाइंस में घर ले लेते हैं। हाँ भैया, क्या बात कही है। सच्ची, क्या बड़ा मकान है वहाँ का। अंदर तक गाड़ियाँ चली जाती हैं। वही तो। वैसे भी ये 60 मीटर का दबड़ा खाना लगता है जैसे कभी जानवरों के लिए बनाया गया होगा। अरे दीवार देख रहा है तो भाई घर की। अरे घर के अंदर फोटो लाने में भी शर्म आती है। भाई बहन अक्सर माँ को सुनाया करते। बेटा भी घर बेच देने पर उतारू था कि क्या है माँ जी, क्यों अपना मन खराब करती हैं? कुछ नहीं रखा इन लोगों की बातों में। ये लोग अभी दुनियादारी नहीं समझ रहे हैं। बेटा, तेरे ससुर बहुत ईमानदार आदमी थे। उन्होंने ना कभी घूस ली, ना किसी का एक पैसा मारा। बेटा, तेरे ससुर जी ने मेहनत कर खून पसीने की कमाई से इस घर को खड़ा किया है। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी पति और ननद आ जाते हैं। हाँ तो क्या मिल गया ईमानदार होकर? छोटा सा घर और गंदी सी गरीबों वाली जिंदगी, और क्या? ऐसी बात नहीं है, ऊपर वाला सब देख रहा है। भाभी अब तो रहने ही दो। आपका तो क्या हाल था मायके में, देखा है हम लोगों ने। न जाने माँ को क्या अच्छा लग गया जो भैया के गले बांध दिया। सही बोल रही हो। किसी अमीर घर की मॉडर्न लड़की से शादी होती तो दहेज में लाती ना बंगला, कार। क्या कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? अरे बहू जितना पढ़ा लिखा तो पूरे मोहल्ले में नहीं है, ऊपर से सूरत सीरत दोनों। मैं तो कहती हूँ ये ना होती तो तुम दोनों मिलकर तो मुझे मार ही देते। आपको मारकर कौन सा हम लोगों को करोड़ों मिलेंगे, क्यों भाई? और क्या। चलो मैं चला नौकरी पर। कमाऊं ना तो खाना भी नसीब ना हो, मनहूसियत तो इतनी है। मैं भी चलती हूँ। कॉलेज की लाइब्रेरी में कम से कम एसी तो है। यहाँ कूलर में पानी डाल डाल कर हालत वैसे भी खस्ता हो जाती है। वक्त बीतता है। फिर एक दिन बहन रोती हुई घर आती है। अरे क्या हो गया सीमा, क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? नहीं भाभी, वो राकेश है ना, जिससे मैं प्यार करती थी, उसने शादी करने से मना कर दिया। बोल रहा था मेरी डिमांड बहुत है, उसके साथ मैं नहीं रह पाऊंगी। क्यों? ऐसा क्या मांग लिया तूने उन लोगों से? और तेरे साथ तो उसका प्यार कब से है, वो ऐसा कर भी कैसे सकता है? हम लोगों को उन लोगों के घर जाना होगा। अरे ऐसा थोड़ी ना, हम लोगों ने तो पूरे रिश्तेदारी में बता रखा है राकेश के बारे में। माँ, वो मेरी और इनकी शादी में भी आया था, तो हम लोगों के घर में भी सबको पता है कि उसकी और सीमा की शादी होने वाली है। अरे इतना बड़ा मकान है उसका, अब मैं फिर से कैसे किसी को ढूंढूंगी जिसका बड़ा मकान और कार हो। शाम को भाई आता है और सभी राकेश के घर जाते हैं, जिससे सीमा बहुत प्यार करती थी। हाँ तो क्या बात करने आए हैं आप लोग? बात करके कोई फायदा नहीं है। मैंने दिल बना लिया है कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा। हाँ पर पता तो चले। अरे बचपन से साथ हो, क्यों शादी नहीं करनी? क्या बात हो गई है? अरे इसकी हसरतें पूरी ही नहीं होती। ये चाहती है कि मैं शादी के बाद माँ को छोड़कर इसके साथ इससे भी बड़े मकान में अलग रहूं। मैं अपनी माँ को किसी हालत में नहीं छोड़ सकता हूँ। ऊपर से कहती है
ये कार बेचकर बड़ी ले लो, कल को कहेगी कि माँ को बेचकर कोई और माँ ले लो। हाँ, ये आइडिया भी सही है। वैसे भी मैं तो कोई मॉडर्न सास चाहती हूँ, बिल्कुल हेमा मालिनी जैसी। देख रहे हैं ना आप लोग इसका हाल। अरे कैसे कर लूँ मैं शादी, नाना। तभी सीमा की भाभी सामने आती है हाथ जोड़कर। आप लोग अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन आप लोग एक बार सीमा की नज़र से देखिए। उसने जीवन में बस दुख ही दुख देखे हैं। आप लोगों के घर आकर उसके अधूरे सपने पूरे होंगे, बस यही उम्मीद तो वो आप लोगों से कर रही है। भाभी अच्छी अच्छी बात ननद के लिए बोली जा रही थी और राकेश की माँ उसे सुन रही थी। फिर बहू की बात पूरी हो जाने के बाद, आप लोग चाहे तो हम ये शादी तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों की शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये है कि आप अपनी बहू की बोली लगाइए। हम लोगों के खानदान में प्रथा है कि लड़की की भाभी की बोली लगती है। बोली हम दोनों के परिवार के बीच लगेगी। जो जीतेगा उसके अगले 1 महीने आपकी बहू को उनके घर रहना होगा। यानी हम जीते तो सीमा के साथ विदाई में उसकी भाभी भी आएगी और इज्जत के साथ इस घर में रहेगी। हाँ हाँ मंजूर है, रख लो इसे। वैसे भी नौकरानी से ज्यादा की हैसियत नहीं है इसकी हम लोगों के घर। अरे चुप कर, कैसी बात कर रहा है? बहन जी, ऐसा तो नहीं है कि हमने बिल्कुल पैसे नहीं रखे। बोली तो हम अपनी बहू की लगा ही सकते हैं। फिर सीमा की शादी राकेश के साथ हो जाती है और बहू की लगती है बोली। सास बोली लगाती है, वहीं राकेश की माँ बोली लगाती है। दोनों की बोली में राकेश की सास जीत जाती है और बहू को सीमा के साथ उसके ससुराल जाना पड़ता है। जाते वक्त, बहू मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं माँ जी, बेटी के साथ माँ जाए या भाभी, बात तो एक ही है ना। दोनों ही उसका घर बसाने की ही कोशिश करती हैं। शादी के बाद सीमा किचन में, हाय रे, मेरी 10,000 की साड़ी है, शाम को मेरे मुंह दिखाई है, कहीं इसमें भाभी कोई दाग ना लग जाए या जल ना जाए। सास बाहर खड़ी होती है कि देख सीमा, घर में इतने महंगे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। चाहे आप कितनी भी अमीर क्यों ना हो, घर में तो कंफर्टेबल पहनो। और ये लो, चाय सास को दे दो। लेकिन इस काम के लिए तो नौकर है ना। हाँ, ये तो वो भी सोच सकती थी कि घर में नौकर है, फिर वो तेरी शादी क्यों करवाती। बेटे की शादी के बाद माँ ये उम्मीद करती है कि कल को बहू उसका ख्याल बेटी की तरह करेगी, जो कोई नौकर नहीं कर सकता। मैं समझ गई भाभी, मैं जाकर माँ जी को चाय दे आती हूँ। शाम को पति काम से आता है कि क्या हुआ, क्यों लेट कर दिया आने में? तभी भाभी आ जाती है। पति सारा दिन मेहनत कर शाम को घर आता है तो झगड़े के साथ नहीं, प्यार के साथ उसे चाय देनी चाहिए, उसका सर दबाना चाहिए। ऐसे ही भाभी पूरे 1 महीने तक सीमा के ससुराल में रहकर उसे गुण सिखाती है। फिर एक रोज, बेटा, अब तुम्हारे अपने घर जाने का वक्त हो गया। तभी सास और पति भी आ जाते हैं। मैं अब अपनी बहू को ले जा रही हूँ। मेरे पास पैसे होते तो मैं इस नीलामी की रस्म को जरूर जीत लेती और अपनी बहू को यहाँ नहीं आने देती। एक बात कहूँ, ऐसी कोई रस्म नहीं होती। वो तो सीमा को शादी के बाद शादी की और ससुराल की वैल्यू क्या होती है ये बताने के लिए मैंने ये झूठी रस्म रखी थी। वो क्या है ना, आपकी बहू बहुत समझदार है और यही समझदारी उसने अब आपकी बेटी में भी डाल दी है, जिससे अब उसके ससुराल में हमेशा शांति और खुशहाली रहेगी। निधि अपने ससुराल में अपनी सास कमला और पति आरव के साथ रहा करती थी। हालांकि निधि घर के सभी काम बखूबी तरह से करती थी, पर फिर भी निधि की सास उससे खफा खफा रहती थी। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो इतनी अच्छी बहू पाने के बाद भी कमला अपनी बहू से इतनी परेशान थी? आइए देखते हैं। माफ़ करना रिया, मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा पाई और ना ही कॉल बैक कर पाई। दरअसल ना मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी, पर मैं उन दिनों अपने पति के साथ स्विट्ज़रलैंड घूमने के लिए गई थी। क्या स्विट्ज़रलैंड? यार, मेरा भी ना बचपन से एक ही सपना था कि हाथ में आईफोन हो, पर मेरा तो वो एक सपना भी पूरा नहीं हो पाया। तेरी किस्मत कितनी अच्छी है निधि, तेरा पति तुझसे कितना प्यार करता है। वो तो है, और तुझे पता है
उन्होंने मुझे मेरा बर्थडे सरप्राइज भी स्विट्जरलैंड में ही दिया। पता है क्या दिया? क्या? iPhone 11 वो भी सबके सामने। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है बयां करने के लिए। आई एम सो हैप्पी। क्या? iPhone 11? फिर तो तेरे पति ने तुझे बेवकूफ़ बना दिया, क्योंकि अभी iPhone 13 लॉन्च हुआ है और पूरी दुनिया उसे खरीदना चाहती है, और तेरे पति ने तुझे iPhone 11 दे दिया। लगता है स्विट्जरलैंड जाकर तेरे पति का बजट बिगड़ गया होगा। रिया, अब मुझे ना फ़ोन का इतना शौक नहीं है, इसलिए मेरे पति ने मुझे जो फ़ोन दिया मैं उस पर खुश हूँ। तुम अपनी देखो ना, तुम्हारे पति ने तो तुम्हें आज तक MI का फ़ोन भी नहीं दिया, आईफोन तो दूर की बात है। इतना बोलकर निधि गुस्से में फ़ोन रख देती है और ये सारी बातें उसकी सास सुन लेती है। पर बेचारी कमला करती भी क्या, वो हर बार की तरह अपनी बहू की बातों को एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। पर आज निधि को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसका झूठ सक्सेसफुल नहीं हो सका। बस अब इसी गुस्से में निधि रसोई में जाती है और बर्तनों को पटक पटक कर धोने लगती है। मेरी तो किस्मत ही फूटी है, एक तो हाथ में ही 4 साल पुराना खटिया फ़ोन, ऊपर से ये कंजूस आदमी आज तक मुझे अपने साथ मार्केट भी घुमाने नहीं ले गया। और मेरी सारी फ्रेंडों को देखो, हर 6 महीने पर आउट ऑफ इंडिया घूमने जाती है। एक मैं ही हूँ जो अपनी बातों से पूरी दुनिया घूम लेती हूँ। बहू, मैं मानती हूँ कि तेरा भी घूमने का, आईफोन चलाने का बड़ा मन करता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू अपना गुस्सा बेजुबान बर्तन पर निकालेगी। अगर तू इतनी ज़ोर ज़ोर से बर्तन को पटक पटक कर धोएगी तो बेचारे टूट जाएंगे। सच में माँ जी, आपको बर्तन की पड़ी है? यहाँ हर रोज मेरा दिल टूटता है, आपको वो नजर नहीं आ रहा, पर आपके 2-4 बर्तन टूट जाएंगे, इस चीज का आपको दुख हो रहा है। इस तरह से निधि नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से निधि की दोस्त रिया उससे मिलने उसके घर आ जाती है। रिया को देखकर निधि जल्दी से अपनी सबसे महंगी वाली साड़ी पहनकर बाहर आती है। थैंक गॉड निधि कि तू अपने घर में ही है, कहीं बाहर घूमने नहीं गई। मुझे तो बड़ा डर लग रहा था कि मैं बिना बताए तुझे सरप्राइज़ देने तेरे घर आ रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तू मुझे घर पर मिले ही ना। अरे बेटा, इसमें डरने वाली क्या बात है, बहू तो हमेशा घर में ही रहती है। माँ जी का मतलब है मैं भी 2 दिन पहले ही स्विट्जरलैंड से आई हूँ ना, अभी थोड़ा टाइम है बाहर जाने के लिए। क्या लेकर आऊँ वैसे? अरे नहीं नहीं निधि, फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों बचपन की सहेलियाँ हैं। वैसे निधि, तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से लाई? और इतनी महंगी साड़ी तुम घर में पहन कर बैठी हो? ये साड़ी? अरे ये तो शिलोंग से आरव लेकर आए थे मेरे लिए। आज अचानक से उनका फ़ोन आया, कहते कि हम सब बाहर डिनर करेंगे, इसलिए साड़ी पहनकर मैं तैयार होगी। वैसे मुझे ना बाहर जाना है, अगर तुम्हारी बात ही हो गई हो तो। हाँ हाँ निधि, मैं जा ही रही थी। अच्छा माँ जी, आज्ञा दीजिए, चलती हूँ मैं। इस तरह से रिया वहाँ से चली जाती है। रिया के जाने के बाद आराम से निधि अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है, फ़ोन चलाने लगती है। पर अपनी बहू का झूठ देखकर अब कमला को बर्दाश्त नहीं होता और वो उसे समझाती है। बहू, घर की आर्थिक स्थिति जानती हो ना तुम, और जानती हो तो फिर इस तरह की हरकत क्यों कर रही हो? हरकत? कौन सी हरकत कर दी मैंने माँ जी? बहू, मैं मानती हूँ कि तेरा भी बहुत शौक है कि तू भी आईफोन खरीदे, आरव के साथ आउट ऑफ इंडिया जाए, पर तू अपने शौक पूरे नहीं कर पा रही। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू दुनिया वालों से झूठ बोलेगी। ठीक है माँ जी, मैं किसी से कोई झूठ नहीं कहूँगी, आप बस आरव को कह दीजिए कि वो मुझे आईफोन दिला दे। निधि की बात सुनकर कमला वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इसी तरह से निधि आए दिन अपने दोस्तों से झूठ बोला करती। रिया, तुम कह रही थी ना कि अभी आईफोन 13 का ज़माना चल रहा है, तो मैंने इस बारे में अपने पति से बात की। पता है मेरे पति के साथ क्या हुआ था? क्या? गलती से फ़ोन एक्सचेंज हो गया, और उस दिन मेरा बर्थडे था। उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे सच नहीं बताया। पर जब उन्होंने भी आईफोन 13 की जगह 11 देखा तो वो भी हिल गए थे। पर मुझे बुरा ना लगे ना, इसलिए उस समय उन्होंने कुछ कहा नहीं। सच में निधि, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला है। इस बार ना मैं भी अपने पति के साथ यूएसए जा रही हूँ। तुम तो जानती हो ना, बचपन से सपना था यूएसए जाने का।
मैंने सोच लिया है कि इस बार मैं भी जाकर ना ब्रांडेड चीज़ें खरीदूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है रिया कि तुम यूएसए जा रही हो। वैसे 1-2 दिन बाद मैं भी आ रही थी। हमारी शादी की सालगिरह है ना, पता नहीं शादी की सालगिरह पर ये मुझे क्या देंगे इस बार। आई होप कि मुझे आईफोन 15 दे, जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। अरे निधि, पहले आईफोन 15 को आ तो जाने दे, अभी सिर्फ न्यूज़ ही आई है। वैसे मेरा तो सपना ना पूरा होने वाला है। भगवान करे तेरा भी आईफोन का सपना पूरा हो जाए। पता नहीं मेरे सपने कब पूरे होंगे। रिया से बात करके निधि फ़ोन रख देती है और खुद अपने सस्ते और छोटे से फ़ोन में आईफोन 15 की फीचर्स के बारे में देखने लगती है। कितने अच्छे अच्छे फीचर्स हैं इस फ़ोन में, पर आरव जी मुझे कभी ऐसा आईफोन 15 दिलाने वाले ही नहीं है। इस तरह से निधि अपना फ़ोन बिस्तर पर पटक कर सो जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रिया यूएसए से घूम कर आने के बाद निधि से मिलने उसके घर आती है। निधि निधि निधि, मेरी तो निकल पड़ी। मैं यूएसए गई। यूएसए तो सच में बहुत बड़ा और सुंदर भी है। और तुझे पता है, वहाँ पर मेरे पति ने मुझे आईफोन 15 दिया। वैसे तू भी वहीं गई थी ना? तेरे पति ने क्या दिया तुझे यूएसए में? मैंने बताया तो था और उन्होंने मुझे वही दिया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। दिखाना तो अपना फ़ोन। देखे तो हम दोनों फ्रेंड का कहीं फ़ोन सेम टू सेम तो नहीं है। मैं तुम्हें अपना फ़ोन दिखा देती, पर मैंने ना वो फ़ोन छोटी बहन को दे दिया। अब अच्छा नहीं लगता ना, छोटी बहन कुछ मांगे और हम उसे ना दे। इस तरह निधि रिया के सामने लंबी लंबी फेंकने लगती है। तभी रिया अपना फ़ोन निधि के हाथ में देते हुए कहती है, अच्छा सुन, अब तो मैं इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ। पता नहीं हम दोनों दोस्त फिर कब मिले, इसलिए चलना हम दोनों मेरे आईफोन 15 में एक रील बनाते हैं। क्योंकि निधि ने कभी आईफोन देखा भी नहीं था, इसलिए वो आईफोन चला नहीं पाती और रिया उसकी झूठ को पकड़ लेती है। जो हमेशा आईफोन लेकर घूमती है, उसे आईफोन चलाना भी नहीं आ रहा। ये तो बड़ी ही ताज्जुब की बात है। वैसे निधि, मुझे हमेशा से पता था कि तू झूठ बोलती है और आज तेरा यही झूठ पकड़ने के लिए मैं यहाँ आई थी। देख, मैं तेरी दोस्त हूँ इसलिए तुझे समझा रही हूँ। ये मत सोचना कि मैं तेरा मजाक उड़ा रही हूँ। इंसान के पास जितना होता है, इंसान को उतने में ही खुश रहना चाहिए। ये जो अभी तक तूने सिर्फ मुझसे कहा था ना, अगर कहीं बाहर बोलती तो तेरे साथ घर वालों की भी बेइज्जती होती। मैं तुझे सिर्फ समझा सकती हूँ, बाकी तेरी मर्जी। रिया की बातें सुनकर निधि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने दिमाग से आईफोन 15 का भूत निकाल देती है। पर कमला और आरव मिलकर उसके लिए आईफोन 15 खरीदते हैं और इस बार निधि किसी से झूठ नहीं बोलती और सबको सच बताती है कि उसके पति ने उसे आईफोन 15 गिफ्ट दिया है। कहाँ गई थी? बाजार गई थी माँ जी, घर का सामान लेने। घर के मर्द मर गए हैं क्या? तुझे सामान लेने जाने की क्या जरूरत थी? माँ जी, क्या बड़ी बात हो गई इसमें? मैं बचपन से अपने घर में भी सामान ला रही हूँ। ये तेरा घर नहीं है। अभी इस घर की सत्ता मेरे हाथ में है। अब से अकेले कहीं मत जाना, कहीं भी नहीं। जाना पड़े तो अपने पति को लेकर जाना। ये पहली दफा नहीं था कि सास ने सलोनी को कुछ करने से रोका हो। उसे हर काम में रोका जाता था, हर बार रोका जाता था और ये दुख बांटने के लिए उसके पास कोई नहीं था। वो अकेले ही कुछ ना कुछ सोचती रहती और परेशान रहती। सास की फटकार के बाद वो छत पे चली गई और ऊपर उड़ते पंछी देखने लगी। मैंने भी यही सोचा था, उड़ने का सोचा था इन पंछियों के जैसे। अपनी मर्जी से जीऊंगी, खुद के सपने रखूंगी, उनको पूरा करूंगी। पर मेरे घर वालों ने मेरी शादी करवा दी, ये कहकर कि सपने तो मैं शादी के बाद भी देख सकती हूँ। और मैं भी उनकी बातों में आ गई। हम हमेशा घर वालों की बात में ही आते रहते हैं। 10th पास कर लो, ऐश करोगी। 12th पास कर लो, कॉलेज में मजे करना। कॉलेज पूरा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर जब खुद के फैसले लेने का वक्त आता है तो शादी करवा देते हैं। सबकी शादी बुरी हो ऐसा नहीं है, पर
सबकी अच्छी भी तो नहीं होती। मुझे ही देख लो, मैं रोज ऐसा महसूस करती हूँ जैसे जैसे किसी जेल में हूँ। और सास जेलर हैं। उनकी मर्जी से सोना जागना, उनकी मर्जी से घर के नियम पालना। बाहर निकल के हवा खाने का मन करे तो सास की डांट खाना। मुझे ऐसी जिंदगी तो नहीं जीनी है। क्या कर रही है छत पर? कुछ नहीं। आप कब आई? तुझसे पूछ कर आऊं क्या? अरे मेरा घर है, तू बता छत पर क्या कर रही है इतनी देर से? कुछ नहीं, सोच रही थी कुछ। वाह जी वाह, सोचने आई है छत पर सलोनी महारानी। अरे छत पर सिर्फ कपड़े सुखाने आते हैं, समझी? ऐसे फिजुल में छत पे घूमेगी तो मोहल्ले वाले आवारा समझेंगे तुझे। माँ जी, मैं तो बस पंछी देख रही थी, डूबता हुआ सूरज देख रही थी। और ये मेरे घर की छत है, मोहल्ले वालों को क्या तकलीफ मैं कुछ भी करूँ तो? अरे बहस मत कर, सास से बहस नहीं करते। हमसे भी हमारी सास जो बोलती थी हम वैसा ही करते थे, तेरे जैसे मुंह नहीं चढ़ जाते थे। मैं बाहर नहीं जा सकती, छत पे नहीं आ सकती, आंगन में नहीं खड़ी हो सकती। मैं सिर्फ कमरे और किचन के लिए बनी हूँ क्या? अरे अरे अरे, देखो तो, बोल तो ऐसे रही है जैसे हम तुझे नहीं जाने देते हैं। अरे 2 महीने पहले ही तुझे शादी में लेके गए थे ना एक रिश्तेदार की। लेके गए थे? लेके गए थे क्या होता है? मैं कोई बच्ची हूँ क्या? मैं अकेले भी जा सकती थी, आपने क्यों नहीं जाने दिया? अरे तुम्हारा मायका नहीं है ये, तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं तो ये हमारी तो गलती नहीं है ना। औरत की एक मर्यादा होती है जिसे लांघना नहीं चाहिए। तुम अपने पति की पूंछ बनकर रहा करो, हमेशा उसके पीछे, क्योंकि पूंछ आगे अच्छी नहीं लगती। ये बात सुनकर सलोनी टूट गई थी। क्या आज के जमाने में भी सिर्फ औरत आदमी की पूंछ बनकर ही चलेगी? न जाने ऐसे ऐसे कितने ख्याल सलोनी के जहन में थे। एक दिन सास ने बताया कि उसने मोहल्ले के कई लोगों को अपने घर बुलाया है और बहू को बिना वजह किचन से बाहर न निकलने की हिदायत भी दे ही दी। कई मर्द आएंगे कल अपने घर मोहल्ले के, तू बाहर आए तो चेहरा ढकना गले तक, खुले सर मत आ जाना बाहर, या तो आना ही मत। तेरा काम भी क्या है वैसे? ठीक है, जब तक कोई बुलाएगा नहीं मैं बाहर नहीं आऊंगी। उस रात सलोनी चुपके से घर से बाहर निकलती है और जल्दी से दबे पांव एक नौटंकी वाले की दुकान पर जाकर वहां से कुछ कपड़े ले आती है जो अंधेरे में साफ दिख नहीं रहे हैं। अगले दिन मेहमानों का जमावड़ा होता है। घर में करीब 20-25 लोग हैं। कैसा लगा खाना भाई साहब? जी बहुत अच्छा बनाया है आपने खाना तो। बहू ने बनाया है, मैंने तो बस सिखाया है उसे। अरे बहू कहाँ है? उसे तो बुलाओ। उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ किचन में ही है, क्या करेगी बाहर आकर। अरे रुको, मैं ही बुलाकर लाती हूँ। इतना अच्छा खाना बनाया है उसने, वो भी तो चखे। मिसेस वर्मा बहू को किचन से बाहर लाने जाती है, लेकिन जब बहू बाहर आती है तो सब चौंक जाते हैं। अरे ये क्या पहन रखा है? कैदियों के कपड़े कहाँ से ले आई? लाई तो नौटंकी कंपनी से हूँ, पर यही मेरी हकीकत है। मैं कैदी ही तो हूँ ना सासू माँ। सब बहू की बात सुनने के लिए उसके आसपास घेरा बना लेते हैं। ये घर एक जेल है, आप एक जेलर हो और मैं इस घर की कैदी। मर्यादाओं की ऊंची दीवारें, अनुशासन की मजबूत सलाखें, सास की डांट का ताला, बस कमी थी कैदी जैसे कपड़ों की। तो वो मैंने पहन लिए। आप अपनी बहू को इतने बुरे तरीके से रखती हैं? नहीं नहीं, अच्छे से रखती हैं, बचाकर, ताकि कोई मुझे देख ना ले।
इसलिए किचन से निकलने ही नहीं देती, छत पर नहीं जाने देती, बाजार भी नहीं जाने देती। मैं रोज सोचती हूँ किसको अपना दर्द बताऊं, कोई नहीं मिलता। पर आज इतने लोग आ गए, सोचा मौका अच्छा है, पता नहीं कल से कोई मिले या ना मिले। बहू की बातें सुनकर वहां के लोगों की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। सास सर झुकाए खड़ी रहती है। लोग वहां से धीरे धीरे जाने लगते हैं। बहू सास से पूछती है, माँ जी बताइए तो, आपको घर में बहू रखनी है या कैदी?